नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, पैट्रियटिज्म, ये क्यों ज़रूरी है? वैसे ये सवाल ही अपने आप में एक बेमानी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस देश में रहते हुए बड़ी ही बेशर्मी के साथ इस तरीके का सवाल पूछते हैं कि राष्ट्रवाद आखिर क्यों ज़रूरी है। नेशनलिज्म वो धागा है जो इस देश को जोड़े रखता है। राष्ट्रवाद वो जज्बा है जो प्रत्येक नागरिक को ये एहसास दिलाता है कि ये देश मेरा है और इस देश के साथ अच्छा या बुरा होने का उत्तरदायित्व भी हमारा है। लेकिन देश की उन शिक्षा संस्थानों पर ऐसी ताकतें बैठी है जो एक सुनियोजित ढंग से इस देश के एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हमारे देश के युवाओं को ब्रेन वॉश करने में लगी है। और हमारी मीडिया में कुछ जर्नलिस्ट भी इसी एजुकेशन सिस्टम का बाई प्रोडक्ट है। ओवैसी की रैली में एक लड़की उसके मंच पर चढ़कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है। और कुछ जो सो कॉल्ड लिबरल कहे जाने वाले देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर बैठकर इस बात को ऐसे डिफेंड करते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी आपको याद दिलाएगी कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। ये हालत हो गई है कि उस मुल्क का नाम सुनते ही इस मुल्क के होश उड़ने लगे हैं। जो अधिकारी अपना काम शायद ही कभी ठीक से कर पाते हों, वो तुरंत केस दर्ज कर हीरो बन जाते हैं। राजद्रोही लगता है इस वक्त का सबसे बड़ा अपराध हो गया है। पब्लिक लड़की के घर भी चली जाती है, पत्थर मारने लगती है। हम बेंगलुरु की अमूल्या को लेकर बात करना चाहते हैं, लेकिन पहले उस छोटी सी कहानी को सुनाना चाहते हैं। कहानी यह है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के 9 महीने बाद संविधान सभा की पहली बैठक होती है। गांधी जी की हत्या के 3 दिन पहले 27 जनवरी को संविधान सभा की बैठक हुई थी। उसके 9 महीने बाद संविधान सभा की अगली बैठक होती है 4 नवंबर 1948। सुबह के 11 बज रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बैठक हो रही है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, माननीय सदस्यों, इससे पहले कि हम ऑर्डर पेपर के आइटम पेपर्स पर बात करें, मैं आप सभी से अपने अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह करूंगा ताकि हम राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि और सम्मान दे सकें, जिन्होंने हमारे मुर्दा जिस्म में सांस फूकी, जो हमें निराशा के अंधकार से निकालकर उम्मीद की रोशनी में ले गए, जो हमें गुलामी से आजादी की ओर ले गए। दुआ है, प्रार्थना है कि वे हमें मार्ग दिखाते रहेंगे। उनकी जिंदगी और शिक्षा यानी तालीम हमारी मंजिल के पथ की रोशनी बने। जिन्होंने अपनी दृढ़ निश्चय और अड़िग निष्ठा से पाकिस्तान की स्थापना की और जिनका इस समय गुजर जाना हम सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम सीमा के उस पार रहने वाले अपने भाइयों को अपनी सहानुभूति पेश करते हैं। अगर हम ये कहानी जानते तो बेंगलुरु की 19 साल की लड़की की बात पर हम मुस्कुराकर आगे बढ़ते। सिर्फ किसी देश में रहने से या उस देश का पासपोर्ट ले लेने से ही राष्ट्रवाद नहीं होता। राष्ट्रवाद को जेब में रख के घूमने वाली चीज नहीं होती। राष्ट्रवाद तो सीने में होता है। लेकिन कुछ लोग एक एजेंडे के तहत इस देश की शिक्षा संस्थानों जैसे जेएनयू में बैठकर बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। वो जानबूझकर सीबीएसई की किताबों में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते हैं जिससे हमारे ही देश का युवा अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझे। और जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है जेएनयू के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक टेररिस्ट के मरने पर ये नारे लगाए। क्या ये काले अंग्रेज आपको किसी भी एंगल से भारतीय लगते हैं? नेशनलिज्म वो स्पिरिट होती है जो देश के नागरिकों को अपना मुल्क पर गर्व करने पर मजबूर करती है। और इसी भावना को देश के हर नागरिक के अंदर पैदा करने का जिम्मा उठाया है दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली संगठन आरएसएस ने। आपको बता दें कि इस संगठन में लगभग 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आरएसएस ही एक वो संगठन है जिसके बलबूते भारत ने अपनी विरासत को बचा के रखा है। अगर आरएसएस ना होता तो ये काले अंग्रेज जो भी सत्ता पर काबिज थे
वो इस देश को कब का मटिया मेट कर चुके होते, इस संस्कृति को कब का नेस्तो नाबूद कर दिए होते। आज भी जब भारत के उत्तरी सीमा पर चीन अपनी चाल चल रहा है, ऐसे समय में भी कुछ लोग अपनी गंदी राजनीति करते बाज नहीं आ रहे। आज जब देश में भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया, तब कुछ लोग सरकार को गिराने की बात करने लगे, क्योंकि उनका चहेता टिकटॉक भी जो था इसमें। अब आप ही बताएं, क्या ये एक तरह की मानसिक गुलामी नहीं है? कुछ लोग तो इस हद तक मानसिक गुलाम हो चुके हैं कि अगर उनके सामने सच्चाई को सबूतों के साथ भी पेश कर दिया जाए तो भी वे इस बात को मानने को स्वीकार ही नहीं है, क्योंकि उनका लगातार एक सुनियोजित ढंग से ब्रेन वॉश जो किया गया है। कुछ लोग तो इस देश में ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं उसके फराइज वफादारी से अंजाम दूंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। कुछ लोग सिनेमा घरों में भी 1 मिनट के लिए राष्ट्रगान गाने के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो ये कैसा राष्ट्रवाद है और कैसा नेशनलिज्म है? आज जब हमारा देश में इतना संकट आ चुका है, एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी ओर चाइना, वहाँ पे भी कुछ लोग जब अगर अपनी राजनीति करते हैं तो उनका राष्ट्रवाद बेनकाब होता है। मैंने पहले भी कहा था कि राष्ट्रवाद कोई जेब में लेके घूमने की चीज़ नहीं होती, राष्ट्रवाद तो सीने में होता है। न्यूज़ चैनलों पर बैठकर कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि चाइना तो हमारे देश में 2 किलोमीटर अंदर तक घुस गया और हमारे देश के सैनिकों की हत्या कर दी। अरे 2 किलोमीटर तो क्या, 2 इंच ज़मीन में भी घुसेगा तो दहशत का ऐसा अंजाम लिखेंगे कि गूंजता रहेगा सदियों तक सारे जहां में नाम हिंदुस्तान का। राष्ट्रवाद की शुरुआत तो 2014 में ही हो चुकी थी, 2020 में तो समापन है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम और अपने भारतीय होने पर गर्व करें।